डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम एम्फियोक्सस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एम्फियोक्सस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम प्रमुख रूप से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल वाला, हम इसको और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट को हमने माउथ, ओरल हुड, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस, इन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करके इसको बता रहा हूँ कि जो सबसे पहला वाला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है ये सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है। और जो इसका पहला पार्ट होता है माउथ जो इसका आगे का पार्ट होता है, एक अंडाकार छिद्र पाया जाता है जो रोस्ट्रम के नीचे वाले पार्ट में स्थित होता है। और इसके आगे की तरफ कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो उंगली नुमा उभार इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो माउथ वाला पार्ट, जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो अग्र भाग है, जो रोस्ट्रम वाला पार्ट जो उभरा हुआ है, उसके जस्ट नीचे की तरफ एक छिद्र पाया जाता है जिसको मुख कहा गया है। और ये मुख जो है ओरल हुड के द्वारा ढका हुआ रहता है। एक आवरण इसके ऊपर, मुख जो छिद्र होता है उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको ओरल हुड कहते हैं। और ओरल हुड के बाद में जो है एक आगे की तरफ इसमें कुछ डोर्सल और लेटरल प्रोजेक्शंस और होते हैं, उभार होते हैं। ये जो ओरल हुड वाला पार्ट है वो उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बकल सिराई वाला या मुख सिरस वाला जो पार्ट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आगे की तरफ कुछ उंगली नुमा उभार, इसमें 10 से 11 जोड़ी उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जो दृढ़ होते हैं, लंबे होते हैं और सीलेटेड होते हैं। और इनके ऊपर सेंसरी पेपिला भी पाई जाती है। तो ये जो उभार होते हैं इनमें जो स्केलेटन रोड्स हैं उनके द्वारा ये सधे हुए रहते हैं। और ये ओरल सिराई जो होते हैं वो एक छलनी की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें जो जल धारा आती है उसमें जल के साथ जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी मुख के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये एक छलनी की तरह भोजन के पार्टिकल्स को छानने का कार्य करता है। दूसरा पार्ट जो हम इस ओरल हुड का ही जो पार्ट होता है वो होता है वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। वेस्टिब्यूल एक कीप के आकृति की संरचना होती है जो बकल कैविटी वाला जो रीजन है उसको ये घेरे हुए रहती है। उसको हम बकल कैविटी या वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये जो है मुख में जाकर खुलती है, एक्टोडर्म के द्वारा ये कवर होती है। और इसके कारण हम इसको जो स्टोमोडियम या पूर्वांत्र या फोरगट कहते हैं, क्योंकि एक्टोडर्म के द्वारा ये आश्रित है, इसलिए इसको स्टोमोडियम यानी कि पूर्वांत्र कहते हैं। तीसरा पार्ट जो ओरल हुड का या मुख छद का या मुख गुहा का या बकल कैविटी आप कह सकते हैं इसको, तीसरा पार्ट होता है व्हील ऑर्गन। जैसा कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, व्हीलम के जस्ट आगे की तरफ जो संरचना है डायग्राम के अंदर, वो व्हील ऑर्गन होता है। और ये इसमें 6 से 8 उंगली नुमा प्रवर्ध जो है पाए जाते हैं। और इसी ऑर्गन को मुलर ऑर्गन भी कहा जाता है। व्हील ऑर्गन और मुलर ऑर्गन दोनों समान हैं, यानी कि व्हील ऑर्गन को ही मुखांग मुलर ऑर्गन भी कहा गया है। तो इसमें जो मुलर ऑर्गन जो होता है उसके अंदर ये वाटर करंट उत्पन्न करने का कार्य करता है। और जो वाटर करंट है यानी कि जल धारा जो होती है उसमें जो भोजन के कण आते हैं, तो वो भोजन के कण जो व्हील ऑर्गन है उसके अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं, उन सीलिया के लगातार स्पंदन करने से लगातार जल धारा उत्पन्न होती है और ये बकल कैविटी में पहुंच जाती है। तो बकल कैविटी में जो भोजन के कुण हैं, भोजन के जो पार्टिकल्स हैं, वो माउथ के अंदर आ जाते हैं। व्हील ऑर्गन के अंदर कुछ मिड डोर्सल जो एक खांच पाई जाती है जिसको हम हैशचेक ग्रूव कहते हैं,
हैशटैग गर्त का नाम दिया गया है। तो हैशटैग गर्त में क्या होता है कि श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण जो भोजन आया हुआ है वो उसमें फूड के पार्टिकल जो होते हैं उस श्लेष्मा के कारण चिपक जाते हैं, और जो व्हील ऑर्गन है उसके अंदर जो सीलिया होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। तो जो हैशटैग जो गर्त होती है वो भी सेंसरी प्रकार की होती है। तो वो जो भोजन के पार्टिकल्स हैं उनको संवेदनाओं को वो ग्रहण कर लेती है, और जो श्लेष्मा वहाँ से सिक्रेशन होता है उस भोजन को श्लेष्मा के अंदर लपेटा जाता है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं व्हीलम वाला पार्ट। ये डायग्राम के व्हील ऑर्गन के जस्ट नीचे की ओर, पीछे की ओर जो है आप देख रहे हैं कि इसमें व्हीलम, या इसको हम व्हीलम और एंटेरोस्टोम वाला पार्ट भी कह सकते हैं, या गुंठिका भी हम कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो पार्ट होता है एक आगे का पार्ट जो वलयाकार होता है और जिसको हम व्हीलम कहते हैं, और इसमें एक वृत्ताकार संरचना पाई जाती है जो जिसमें एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं एंटेरोस्टोम या आंत्रमुख। ये एंटेरोस्टोम आगे की तरफ तो जो है ग्रसनी में खुलता है, और जो पीछे की ओर जो होता है ये पीछे की तरफ जो है फेरिंक्स में जाकर खुलता है। तो ये संरचना जो इसमें होती है कि ये ग्रसनी के अंदर तो खुलता है लेकिन ये एंडोडर्म के द्वारा आश्रित होता है। हमने अभी जस्ट पहले जो बताया था कि जो स्टोमोडियम वाला पार्ट है या पूर्वांत्र वाला जो पार्ट है वो एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित होता है, जबकि ये जो पार्ट होता है ये एंडोडर्म के द्वारा आश्रित होता है। तो ये मुख के समान संरचना नहीं होती है। व्हीलम के अंदर कुछ स्पिंक्टर मसल्स भी पाई जाती है जो इसका एंटेरोस्टोम है उसको खोलने और बंद करने का कार्य करती है। इसके व्हीलम के बाहर की ओर कुछ व्हीलर टेंटेकल्स भी पाए जाते हैं, व्हीलर स्पर्शक जिनको कहते हैं, और ये व्हीलर स्पर्शक एक छलनी का ही कार्य करते हैं, जिससे जो भोजन के पार्टिकल्स जो फेरिंक्स के अंदर प्रवेश करेंगे उनको ये छानने का कार्य करते हैं। तो ये व्हीलम या और जो एंटेरोस्टोम है उसका प्रमुख कार्य जो होता है कि व्हीलर स्पर्शक के कारण छलनी का कार्य करते हैं, और ये इनके अंदर जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं वो भोजन के अंदर जो ग्रसनी में आगे प्रवेश करेंगे उन पर इनका नियंत्रण होता है। तीसरी बात हम करते हैं आगे का जो पार्ट होता है इसका फेरिंक्स वाला पार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बड़ी संरचना जो है फेरिंक्स की है, थैलेनुमा है, और ये पार्श्वी रूप से संपीड़ित होती है। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि पूरे जो इसका बॉडी है उसके अधिकतर पार्ट को ये घेरे हुए रहता है। इनकी जो ये संरचना है वो जो परिकोष्ठ है या एट्रियम कैविटी है उसके अंदर ये लटका हुआ रहता है। फेरिंक्स वाले पार्ट को भी हम इसमें कुछ संरचनाओं के आधार पर इसको निम्न भागों के अंदर जो है बांट सकते हैं। एक तो फेरिंजियल गिल वाल या फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जैसा कि आपको हम दिखाएंगे इसके अंदर कि जो फेरिंजियल गिल वाल और फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो फेरिंक्स की जो पिछली दीवार है उस पर ये गिल स्लिट्स हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में पाई जाती है, और ये एट्रियल गुहा से डायरेक्ट टच में होते हैं। ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फेरिंक्स वाला जो रीजन है उसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल बैंड ये इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जो गिल अपर्चर होते हैं वो एट्रियल कैविटी के द्वारा जो है बाहर की तरफ खुलते हैं। इसके अंदर जो गिल स्लिट्स हैं उनके अंदर गिल लेमिला या गिल बार भी पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं गिल स्लिट्स जो है इसके अंदर हैं, और गिल बार जो प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की होती है इसमें इस संरचना के अंदर पाई जाती है। जो ये एलिमेंट्री कैनाल वाला फेरिंक्स का जो पार्ट है इसकी संरचना में ये आपको दिखाई दे रही है। फेरिंक्स की जो संरचना होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम और जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उससे के द्वारा निर्मित होती है। इसके अंदर कुछ जो ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव
कुछ सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं जो एंडोडर्म की जो सतह होती है वहाँ पर ये सीलिया होते हैं, जिनमें प्रमुख जो सीलिया होते हैं उनको लेटरल सीलिया कहते हैं। ये पक्षमाप जो होते हैं जल को एट्रियल कैविटी की तरफ जाने देते हैं, और जो दूसरे प्रकार के सीलिया हैं फ्रंटल सीलिया, वो इसको म्यूकस की तरफ जो है दिशा देते हैं। तो जो कृष्णी की तरफ जो फूड पार्टिकल्स आता है उसको ये इस प्रकार, जो इसके लेटरल सीलिया हैं वो तो इसको एट्रियल कैविटी की तरफ जाने देते हैं, और जो फ्रंटल सीलिया हैं वो इसको श्लेष्मा की तरफ जो है दिशा देते हैं। हम इसका भी डायग्राम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये ब्रैंकियोस्टोमा का जो गिल बार है उसका टीएस है। फर्स्ट वाला डायग्राम जो देख रहे हैं उसमें प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि जो फेरिंजियल गिल्स जो होते हैं उसमें दो प्रकार की छड़ें होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये जो छड़ें हैं एकांतर क्रम में पाई जाती है, और इनमें जो प्राइमरी गिल जो छड़ें होती हैं वो प्राइमरी गिल रोड भी जो है इसके अंदर पाई जाती है, और जो सेकेंडरी गिल बार होती है उसके अंदर सेकेंडरी गिल रोड पाई जाती है। इसमें ये जो दोनों गिल छड़ें जो होती है वो एक ट्रांजेरो कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, जिसे ट्रांजेरो बार या सिनेप्टिकुला कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बीच वाली संरचना है उसमें ये सिनेप्टिकुलम के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल रोड्स हैं वो आपस में ट्रांजेरो बार या सिनेप्टिकुला के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। तो इससे एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इन जो सिनेप्टिकुली है उनमें ब्लड वेसल्स और जो स्केलेटन रोड्स है वो इसके अंदर पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि जो ये बीच का जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जिसको अपन ने सिनेप्टिकुलम कहा, तो इसके अंदर जो स्केलेटन रोड्स हैं वो पाई जाती है, सीलोमिक कैनाल इसके अंदर पाई जाती है, बाहर का आवरण इसका एक्टोडर्म के द्वारा आश्रित है, ब्लड वेसल्स इसके अंदर हैं, और जो सीलिया की मैं जो बात कर रहा था कि लेटरल पार्श्व की तरफ जो है लेटरल सीलिया इसके अंदर होते हैं, और जो फ्रंटल सीलिया है वो ऊपर की तरफ आप जो मीडियन वाला पार्ट है वो फ्रंटल सीलिया का होता है। तो ये जो सीलिया फेरिंक्स के अंदर पाए जाते हैं उनका फूड को दिशा देने के में इसका अहम रोल होता है। नेक्स्ट जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसमें भी ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसका फेरिंजियल वाल का डायग्राम आप देख रहे हैं कि इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि जो बीच वाला पार्ट है जिसमें जो रोड प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपस में जुड़ी रहती है वो एक सिनेप्टिकुला या ट्रांजेरो कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी गिल रोड है, और इसमें दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको वो सेकेंडरी गिल रोड है। अब हम तीसरे जो स्ट्रक्चर है इसका उसकी बात करते हैं, एंडोस्टाइल वाला पार्ट। एंडोस्टाइल जो होता है वो एक हाइपोफेरिंजियल ग्रुप, जैसा कि हमने हर्डमानिया के अंदर पढ़ा था कि जो हर्डमानिया में एंडोस्टाइल जो होता है वो हाइपोफेरिंजियल ग्रुप के रूप में होता है। यहाँ पर जो एंडोस्टाइल में प्रमुख जो संरचना है कि ये एक जिलेटिन के द्वारा निर्मित कंकाली प्लेट होती है, और इसके अंदर सीलेटेड सेल्स पाई जाती है, और श्लेष्मा स्रावित करने का ये कार्य करती है। इसको बैरिंगटन के अनुसार इसको जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इस एंडोस्टाइल को वर्टिब्रेट्स की जो थायराइड ग्लैंड है उसके समान माना गया है कि ये आगे चलकर थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं वो एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर है। एंडोस्टाइल के अंदर आप देखते हैं कि जो मीडियन सीलिया है, ग्लैंड सेल्स हैं, सीलेटेड ट्रैक्ट इसके अंदर है, सीलेटेड एपिथेलियम, प्राइमरी गिल बार, सीलोमिक कैनाल और सब एंडोस्टाइलर सीलोम, ये वेंट्रल अओर्टा इसमें उपस्थित होती है। ब्लड वेसल्स हैं, सेकेंडरी गिल बार्स जो देख रहे हैं
तो इसका प्रमुख कार्य जो है श्लेष्मा स्रावित करने वाली जो ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती है, तो वो एक अलग ट्रैक्ट जो है भोजन का बनाती है, और ये थायराइड ग्रंथि जो वर्टिब्रेट्स की थायराइड ग्रंथि है उसके समान इसको माना गया। नेक्स्ट जो संरचना है पेरीफेरेंजियल बैंड। पेरीफेरेंजियल बैंड जो होते हैं वो एंडोस्टाइल से जो एक जोड़ी सक्रिय सिलेटेड बैंड होती है निकलने वाली, और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है पाई जाती है। ये जो बैंड होती है पेरीफेरेंजियल बैंड, वो वीलम के पीछे जो फेरिंग्स की वाल है उसकी तरफ आगे बढ़ती है, और जो एंडोस्टाइल का जो ग्रूव है वो वहाँ पर ये पृष्ठ सतह पर जाकर जुड़ती है। तो ये जो पेरीफेरेंजियल जो ग्रसनी का जो भाग है वो मिलकर जो एक ब्रैंकियल रीजन बनाते हैं, और यहाँ पर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो एब्सेंट पाई जाती। आगे की तरफ जो फेरिंग्स वाला रीजन है वो पीछे वाले पार्ट में जाकर ईसोफेगस में खुलता है। जैसा कि हमने पहला डायग्राम जो बताया था कि फेरिंग्स आगे चलकर जो है पिछले वाला जो भाग है वो एक छोटे सकरे भाग में जो सिलेटेड एपिथेलियम से बना रहता है, और ये ईसोफेगस वाला पार्ट में जाकर फेरिंग्स खुलता है। तो ये ग्रसिका एक छोटी नलिकाकार संरचना में खुलती है, और जो ग्रसिका है ईसोफेगस है वो पीछे की तरफ जाकर इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वो लंबा होता है, सकरा होता है, और ये एक जो इसकी देह भित्ति है उसमें ये डोर्सल मेजेंट्रीज द्वारा लटका हुआ रहता है। इंटेस्टाइन का जो आगे का भाग है वो मिडगट या इसको मध्यांतर कहेंगे, और जस्ट उसके आगे वाला हाइंडगट, और हाइंडगट के बाद में रेक्टम के द्वारा ये बाहर खुलता है। तो जो मिडगट वाला पहला पार्ट होता है इसका वो चौड़ा पार्ट होता है, और जो ईसोफेगस और मिडगट दोनों का जो संधि स्थल है वहाँ पर ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम या अंधकोष्ठ पाए जाते हैं। इस संरचना को जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा गया है। ये डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती है वो वर्टिब्रेट्स की पेनक्रियाज के समान होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो एम्फियोक्सस के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो उसका क्या नाम है, या वो किसके प्रोजेक्शन से बनती है, तो वो ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम उसको कहेंगे, और वो किसके समजात मानी जाती है, तो वो वर्टिब्रेट की जो पेनक्रियाज है उनके समान मानी गई है। यहाँ पर भी जो है सिलेटेड बैंड पाए जाते हैं जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको मिडगट डाइवर्टिकुलम की ओर धकेलने का कार्य करते हैं। तो ये जो मध्यांतर वाला भाग है, यहाँ पे मध्यांतर और जो पीछे का जो हाइंडगट वाला पार्ट है वहाँ पर इलियोसिकल रिंग होती है, जो भोजन का जो सिलियरी मैकेनिज्म होती है और जो श्लेष्मा सीक्रेट किया जाता है उसके द्वारा भोजन का मंथन होता है, और ये पीछे की तरफ जाकर हाइंडगट में जाकर खुलती है। हाइंडगट का जो पार्ट होता है वो फिर रेक्टम के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसमें भी जो सिलेटेड सीलिया पाए जाते हैं, तो वो सीलिया बाद में जो रेक्टम वाला पार्ट है वहाँ से एनल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। एनल अपर्चर के ऊपर जो है स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, और जो उस को संकुचन और फैलाने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं, ये तो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट जो हमने बताया है। दूसरा पार्ट इसका है डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो मिडगट होती है वहाँ पे डाइवर्टिकुलम या अंधवर्ध नामक संरचना पाई जाती है जो लीवर के समान होती है, उसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा कुछ डाइजेस्टिव जूस का और जाइमोजन सेल्स के द्वारा डाइजेस्टिव जो जूस होता है या पाचक रस होते हैं उनका सिक्रेशन किया जाता है, और ये जो सेल होती हैं वो अधिकांशतः पाचक रसों का सिक्रेशन करती है। तो अधिकांश जो हम देखा जाए कि इसका जो मेन पाचन होता है वो इसकी मिडगट के द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं उनमें ही इसका एम्फियोक्सस का जो भोजन का पाचन है वो एंजाइम के द्वारा होता है। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि अगर इसकी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा
का जो भोजन है वो छोटे प्रोटोजोअन्स, डाइटम्स, एल्गी और डेस्मिड्स और कुछ कार्बनिक पार्टिकल्स जो समुद्री जल में रहते हैं उनको ये ग्रहण करता है। और उसमें जो भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद में जो सीलिया की मूवमेंट है उसके अनुसार फूड पार्टिकल्स को बकल कैविटी और फेरिंग्स के अंदर डाला जाता है। कि सीलिया इसमें प्रमुख रोल निभाते हैं कि जो लगातार वाटर करंट उत्पन्न होती है उसमें जो लेटरल सीलिया और जो फ्रंटल सीलिया है उनके द्वारा भोजन को आगे एट्रियल कैविटी में पहुंचाया जाता है और उसके जो एट्रियल कैविटी के बाद में उसको एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि जो ओरल हुड होता है, ओरल हुड के पास में जो ओरल सिराइल्स होते हैं वो एक छलनी का कार्य करते हैं। वहाँ पे व्हील ऑर्गन पाया जाता है जो सीलिया होते हैं उसको रोटेट करता है, मूवमेंट करता है और एंट्रोस्टोम के द्वारा और जो व्हीलर टेंटेकल्स हैं उनके द्वारा उसको वापस आना जाता है। और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे कण होते हैं, उनको ग्रसनी में भेजा जाता है। फिर ग्रसनी में जो वाटर करंट के द्वारा फूड का सिलेक्शन किया जाता है और जो एपिथीलियम है उनके द्वारा जो श्लेष्मा है उसका सिक्रेशन किया जाता है। वो भोजन आगे एंडोस्टाइल की तरफ जाता है। एंडोस्टाइल में फिर जो इसके ग्लैंड्स होती हैं, श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है या इसके पार्श्वीय जो लेटरल सीलिया होते हैं वो इसको जो फेरिंग्स की अधर भित्ति है वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो सीलिया है उसकी लगातार क्रिया के द्वारा और जो फ्रंटल सीलिया है उनकी लगातार स्पंदन के कारण भोजन को श्लेष्मा में लपेटा जाता है और उसको फिर एपिफेरिंजियल ग्रूव में जाता है और यहाँ से फिर ये ईसोफेगस की ओर धकेला जाता है। ईसोफेगस के बाद में फिर वापस ये भोजन जो है डाइजेशन के लिए मिडगट में आ जाता है। मिडगट में जो मैंने जैसा आपको बताया कि जो बकल डाइवर्टिकुलम है वो लीवर की तरह कार्य करती है और वहाँ पे लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज इन एंजाइमों का सिक्रेशन होता है। यहाँ पे प्रमुख चीज़ ध्यान देने योग्य ये है कि जो एंजाइम लाइपेज, प्रोटीओज और एमाइलेज होते हैं जो कि वसा, प्रोटीन और अमीनो एसिड का पाचन करते हैं, लेकिन इसमें पेप्सिन का जो है अभाव होता है। भोजन का पाचन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही प्रकार से होता है और जो पचा हुआ भोजन है उसको फिर एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी ये एट्रियल जो कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जल के साथ एट्रियल कैविटी में भी आ जाते हैं, तो उनके जो फेगोसाइट सेल्स होती है उनके द्वारा उनको ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसमें डाइजेशन की क्रिया या जो डाइजेशन होता है, पाचन की जो क्रिया है, एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनकी सहायता से कंप्लीट होती है। थैंक यू।